अगला मसला सीफेप के सब्जेक्ट्स और उनके डायनामिक्स। सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के AIN डाटा एनालिटिक्स आपका हैंड्स ऑन कोर्स है, एक दूसरा गवर्नेंस है वो आसान कोर्स है। उसके अलावा 6 सब्जेक्ट हैं, ये इसको कभी SFM कभी SBF ICAP इसके नाम बदलता रहता है। ACC में इसका नाम SFM है तो ये SBF है, रिपोर्टिंग, SBF टैक्सेशन, लॉ, सस्टेनेबिलिटी, ऑडिटिंग और AIN डाटा एनालिटिक्स। ये मेन हैंड्स ऑन कोर्स है। गवर्नेंस एथिक्स वाला जो लोगों को थोड़ा सा निस्बतन आसान लगता है लेकिन टेक्निकल वाला ये है तो इसलिए वो छठा वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इन सब्जेक्ट्स को अगर हम लेके चलें तो बेसिकली CFEP 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इनकी नंबरिंग है। इन सब्जेक्ट्स का मिजाज क्या है, ये क्या है, इसमें क्या पैटर्न है। चूँकि कैफ में क्या होता है, आप एक प्रोग्रेशन से चल रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप शुरू ग्रुप A, ग्रुप B, यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है। आप इन 6 का जो मर्जी कम्बिनेशन जैसे मर्जी उठा लो, आपकी मर्जी है। हाँ, गलत फैसला किया तो आप ही फेल हो जाओगे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं रोकना है। यहाँ पे नेचर थोड़ा सा हमारा टेबल आगे पीछे हो गया है। ये रिपोर्टिंग और ये SBF ये 2 प्योर न्यूमेरिकल नेचर्स के हैं। जिस तरह का सब्जेक्ट आपने FAR पढ़ा था, CR पढ़ा था, मैक पढ़ा था, ठीक है, BIA में आधा वो था ना तो BIA काउंट नहीं होगा। वो 3 जिस तरह से प्योर न्यूमेरिकल थे, ये 3 उस तरह से, ये 2 उस तरह से प्योर न्यूमेरिकल है। एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एडवांस फॉर्म है, यानी कि FAR 1 FAR 2 का एडवांस वर्जन है। और जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस जो आपने BIA या MFA में जो फाइनेंस पढ़ा है उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला पेपर है। ये 2 प्योर न्यूमेरिकल पेपर हैं। प्योर थ्योरी पेपर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, और इसी तरह से फिर हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। मेनली थ्योरी इसलिए लिखा है कि ये पेपर जब नया आया था तो उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इसमें बाकी ICAP कुछ नंबर्स वगैरह भी लेके आएगा, लेकिन अभी तक ये प्योर थ्योरी ही है। तो 3 प्रॉपर थ्योरी हैं, कॉर्पोरेट लॉ, सस्टेनेबिलिटी और ऑडिट। टैक्स मिक्स पेपर है। कैफ का टैक्स याद है, जिस तरह से उसमें मिक्सिंग होती थी, CFEP में मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ न्यूमेरिकल का एलिमेंट मोर देन 50% है और थ्योरी थोड़ी सी कम है। CFEP के सारे पेपर्स ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम का मतलब है आप किताब आपके पास हो सकती है, बट किताब ऑनलाइन दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, किताब भी उसी कंप्यूटर के अंदर घुसी हुई होगी, उसी पोर्टल के अंदर जहां आप सवाल कर रहे हैं। तो यू वुड बी हैविंग डिजिटल कॉपी ऑफ IFRS, डिजिटल कॉपीज ऑफ 35 लॉज जो कि कॉर्पोरेट लॉ में है, डिजिटल कॉपीज ऑफ तकरीबन 17 के करीब स्टैंडर्ड्स, डिजिटल कॉपी ऑफ एनी बुक ऑफ योर चॉइस, फार्मूला शीट। यानी कि जब फिजिकल ख़त्म हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया यहाँ पे ICAP ये कहता था कि आप कोई सी दुनिया की 3 किताबें अपनी पसंद से ले आएँ। जब ये डिजिटल हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ICAP कहे आप सॉफ्ट में ले आएँ, लेकिन अब वो सॉफ्ट में नहीं, अब वो आपको सिर्फ फार्मूला शीट दे रहे हैं। और इस पर अभी ICAP से मुज़ाकरात जारी हैं कि भाई आप इसमें वो जो पिछली वाली ऑप्शन है उसको किसी तरीके से तो रिस्टोर करो। तो इसमें सिर्फ फार्मूला शीट हमारे पास मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पर मिलेगी सॉफ्ट में। टैक्सेशन में टैक्स के लॉज आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगे, और ऑडिट एश्योरेंस में ऑडिटिंग, एश्योरेंस, रिव्यू, इन सारे स्टैंडर्ड सॉफ्ट में मिल जाएंगे। तो अब इन सब में आपके पास सॉफ्ट कॉपीज ऑफ थिंग्स होंगी जिनको आप पेपर में रेफर कर सकते हैं अगर आप वहां तक पहुंच सके तो। जी, अब इनका सीक्वेंस पेपर्स की वो अभी उस पर बात करते हैं। अभी तो हम इस वक्त नेचर की बात कर रहे हैं ना। ये 2 न्यूमेरिकल, 3 थियरी और 1 मिक्स। जी, अगर ये ओपन बुक है तो ये तो फिर इजी होगा। मुझे एक बात बताएं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप लोग स्टैंडर्ड लेके गए? आप लोगों के टाइम पे अलाउड था या नहीं था? FAR 1 में अलाउ होता था जिस वक्त आपने FAR 1 दिया? अच्छा, आपके टाइम पे परमिशन खत्म हो गई थी, वरना पिछले 5-6 साल में बड़े अरसे ICAP ने अलाउड रखा और बच्चों को यही समझ नहीं आती थी कि हमने इसका करना क्या है। उधर तो एक लाइन लिखी हुई होगी कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का ये ट्रीटमेंट यूँ होना चाहिए, अब उसकी न्यूमेरिकल वर्जन नहीं है। तो ओपन बुक एग्जाम से फायदा ये होता है कि आप रट्टा नहीं मारते। कॉर्पोरेट लॉ में फायदा ये है कि आप डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स याद नहीं करेंगे, लेकिन वो जितना बड़ा क्वांटम इन लॉस का है पेपर में, इनको ओपन करना इतना आसान नहीं होता। तो CA फाइनल में व्हाट ICAP वांट इज कि आपने क्रैमिंग नहीं करनी कैफ की तरह, आपने लॉजिकली लेके चलना है। पेपर बहुत ही लॉजिकल होते हैं तकरीबन सारे। कॉर्पोरेट लॉ जो कि लॉ का पेपर है वो तक ऐसा लॉजिकल होता है कि रट्टा तो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। जी, टोटली केस स्टडीज बेस्ड, यानी CA फाइनल इज ऑल केस स्टडी। यानी अभी सस्टेनेबिलिटी का वेरी फर्स्ट जो अटेम्प्ट में पेपर आया बहुत बेसिक सा वो था और 6 सफ़े का क्वेश्चन पेपर था और उन्होंने जनाब वो पूरे सफ़े की केस स्टडियाँ डाली हुई थी।
तो अब आप बड़े हो गए, अब यहाँ पे आएंगे प्रॉपर केस स्टडी, अच्छे राइटिंग वाले पेपर, खुल के लिखने वाले। ये तो हो गया पहले इनका मिजाज क्या है। साइज ऑफ सिलेबस, दो सबसे लेंथी पेपर हैं, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ, काफी बड़े पेपर है। मतलब मैं इसको कॉर्पोरेट लॉ को कहता हूँ, ये सीए का सबसे बड़ा पेपर है, सबसे लेंथी सिलेबस इसका, इसमें 35 लॉज है। मैं नॉर्मली इसको समझाने के लिए कहता हूँ कि आपने कैफ में जो कंपनी लॉ पढ़ा था ना, उसमें 70 के करीब सेक्शंस होते हैं। कंपनीज एक्ट में 525 सेक्शंस हैं, जिनमें से 70 आपने कैफ में पढ़े थे। कंपनीज एक्ट उन 35 लॉज में से एक है जो सीए फाइनल के सिलेबस में है। स्कोप समझ आया? सीए फाइनल में 35 लॉ है, उन लॉ में से एक लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट। उस कंपनीज एक्ट में 525 सेक्शंस में से सिर्फ 70 सेक्शंस आप लोगों ने 100 नंबर के लिए पढ़े थे कैफ में। तो ये पेपर जो या तो शुरू में जिसके पास 1-1.5 साल हो वो उठा लेता है, या ये क्वालिफिकेशन के साथ लोग देते हैं। वो कहते हैं यार जब बिल्कुल एंड पे क्वालिफाई करने वाले होंगे ना, तब ये कड़वा घूंट भरेंगे। तो कुछ लोग ये करते हैं कि उनको पहली दफ़ा जब 1.5 साल मिलता है तो वो उस वक्त कॉर्पोरेट लॉ उठा लेते हैं। लेकिन जो स्टडी फर्स्ट की तरफ जाएंगे उनके लिए रिकमेंडेड पेपर नहीं है, वो फिर बाकी वो पेपर उठाएं जो कम लेंथ के हैं। लेकिन जो 1.5 साल बाद जिनकी अटेम्प्ट है और वो चाहें कि मैं इस वक्त मुश्किल काम अभी कर लूँ, फिर बाद में आराम से खेलते रहेंगे, तो वो फिर कॉर्पोरेट लॉ शुरू में उठा लेते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन बहरहाल इन 6 के 6 पेपरों में जिस पेपर से लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वो ये कॉर्पोरेट लॉ है। ये मेरी स्ट्रेंथ एरिया है, लेकिन बहरहाल ये नफरत के काबिल पेपर है। पासिंग रेशो इसकी अच्छी है, पासिंग रेशो क्योंकि देने कम लोग आते हैं, जो देने आते हैं उनमें से अच्छे लोग पास हो जाते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉसिबल पेपर है, और आईकेएफ इस वक्त पास तो धड़ाधड़ कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये तकलीफ थोड़ी ज़्यादा देता है। क्वांटम इसका सिलेबस का क्वांटम काफ़ी ज़्यादा है। तो जो 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको हम नहीं सजेस्ट करते कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन जो वो लोग जिनका साल 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है, आर्टिकल्स वाले, उनको फिर हम कहते हैं कि आप शुरू में ये 2 बड़े उठा लो और बाकियों में से कोई एक उठा लो, ताकि आपकी पहली अटेम्प्ट जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास टाइम है वो दे दो। उसके बाद तो हर 6-6 महीने बाद अटेम्प्ट आएगी। 6 महीने भी क्या, 1.5-2 महीने तो आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो इफेक्टिवली अगली अटेम्प्टें 4-4 महीने की होती हैं। 2 वेरी लेंथी है, ऑडिट लेंथी है, और ये दरमियान वाले 3 मीडियम लेंथ के हैं। सस्टेनेबिलिटी भी मुनासिब साइज़ का पेपर है, टैक्स भी मुनासिब साइज़ का पेपर है, और एसबीएफ भी लकीली मुनासिब साइज़ का पेपर है, मतलब रिपोर्टिंग से आधे से भी कम। तो ये एक अच्छी बात है। और इसी तरह से अगर कॉर्पोरेट लॉ में ऑडिट और सस्टेनेबिलिटी नहीं है, काम करता हूँ, टैक्स, एसबीएफ, सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों को जोड़ दें तो कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस बन जाता है। तो ये 2 काफ़ी बड़े जिन है। न्यूमेरिकल बड़ा पेपर भी हो तो भी आप क्या करते हैं, आपको पता होता है यार 5-6 तरह के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस पर हाथ साफ कर लेते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में वो वाला मजाक नहीं है, वो मिक्स कर देता है, वो 5-6 लॉज में से इकट्ठा मिक्स कर देता है। अपने ही पेपर में इतना डराना गलत है, लेकिन मैं इस वक्त ज़ाती इंटरेस्ट को साइड पर रख रहा हूँ। ये पेपर बहरहाल टेढ़ा पेपर है। तीसरी चीज़, टेक्निकलिटी लेवल क्या है। टेक्निकलिटी लेवल इसमें 2 जगह मीडियम है, सस्टेनेबिलिटी और टैक्स रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड पेपर है, और बाकियों में एडवांस है टेक्निकलिटी। तो नॉर्मली अगर कोई कहे कि जी सीए फाइनल के पेपर देने हैं, कहाँ से स्टार्ट करें और कौन से 2 आसान पेपर हो सकते हैं, तो टैक्स और सस्टेनेबिलिटी ऐसे हैं जिनका क्वांटम ऑफ सिलेबस भी कम है और जिनका अंडरस्टैंडिंग या इनको पिक करना या समझना भी थोड़ा सा आसान है। तो टू स्टार्ट विद ये हौसला दे देते हैं, खासतौर पे अगर किसी ने फ़ौरन से 3 महीने बाद की अटैम्प्ट देनी हो और उसने स्टार्ट करना और आते साथ ही कॉन्फिडेंट होना हो, तो वो इन छोटे पेपर से स्टार्ट कर सकता है। यहाँ तक बात समझ आई? कहानी आगे बढ़ाते हैं। जी जी, किसी ने मार्च पेपर के लिए अटेम्प्ट अगर देनी है और वो है फुल टाइम स्टडी वाला, तो अगेन इवन देन मैं कॉर्पोरेट लॉ माइनस करूंगा। ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, ये 6 महीने भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये अकेला इतना टाइम खा जाएगा कि आपके बाकी पेपर खराब हो जाएंगे। अगर 3 पेपर देने हैं तो रिपोर्टिंग के साथ वो 2, टैक्स और ऑडिट से तारा लगाया हुआ है। ये किसी भी वक्त रिपोर्टिंग से पहले नहीं सोचना, या उसके साथ देना है या उसके बाद देना है, क्योंकि इस ऑडिट में वो एज्यूम करते हैं कि आपको रिपोर्टिंग आती है। कंसोलिडेशन का एक केस स्टडी दे देंगे और कहेंगे बताओ ऑडिटर क्या करे। ऑडिटर को समझ ही नहीं आएगी कि मसला क्या था। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग स्ट्रेंथ हो तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो ये कभी भी रिपोर्टिंग से पहले नहीं देना, साथ में दिया जा सकता है बट नॉट बिफोर दैट। तो इसलिए इस पर सितारा लगाया हुआ है कि ये ब्लॉक है, समझें, इसका ताल्लुक इससे है, या इसके साथ जोड़ें या इसके बात करें। अगर 4 उठाने का मूड है तो फिर रिपोर्टिंग उठा के और कॉर्पोरेट लॉ को साइड पे करके और बाकी उठा ले।
और उसमें भी वो मतलब एक उसको छोड़ दें बड़े को, तो ये मल्टीपल तरह से कम्बिनेशन बन सकते हैं। हर बंदे का अपना एक मिजाज है। अभी उस तरफ भी आते हैं कि हम किस तरह के स्टूडेंट हैं, हमें क्या वो करना चाहिए। एक मेरी जनरल सजेशन होगी, फिर कुछ आप लोग भी अपने तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने देखा है कि इनमें से न्यूमेरिकल थ्योरी कौन सा है, इसमें से लेंथ वाइज क्या है, और इस वक्त टेक्निकलिटी लेवल क्या है। और अगेन मेरी पूरी कोशिश है कि इंतहाई अनबायस्ड होकर चलूँ। मेरी जो सबसे स्ट्रेंथ एरिया है, मतलब मेरे पूरे सीए में पूरी सीए कम्युनिटी मुझे जिस सब्जेक्ट के लिए जानती है वो कॉर्पोरेट लॉ है। तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं कहता ये तो बड़ा मजे का है, लॉजिकल है, बस आप कैफ की तरह समझना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। जी क्लॉड ने आपको रिकमेंड किया था। अच्छा, क्लॉड ने मुझे रिकमेंड किया था। चले वाजिबा, क्लॉड तो और है ही नहीं ना किताब। पिछले 15 साल से मेरी अकेले की किताब है। इतने सारे लॉ हैं, कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा किताब देने की। तो वो अब इस वक्त जो है ना, वो इस वक्त अभी सस्टेनेबिलिटी की भी अल्लाह का शुक्र है सोर्स बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ पे तो बड़े अरसे से छापे। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मैं इंतहाई लागर्ज होके आपको गाइड कर रहा हूँ कि मैं अपना सबसे फेवरेट पेपर आपसे कह रहा हूँ मत उठाएं। हाँ, वो लोग उठाएं जिनके पास 1.5 साल है, लेकिन जो स्टडी फर्स्ट वाले हैं उनके लिए ये पेपर कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। वो घुस जाएं आर्टिकल्स में, फिर आगे ज़िंदगी में एंड पे जाके देखें कि हाँ ठीक है, सही है, अब एक आध पेपर रहता है, अब क्या करना है। अगर 4 पेपर पास करने हैं तो वो कौन से वाले होने चाहिए? देखिए, रिपोर्टिंग उठा लेने में फ़ायदा है, एक तो बड़ा पेपर उठा लिया, अब उसके बाद ये ख़त्म हो गया, अब रह गए 4 पेपर। इन 4 पेपरों में से ये और ये आसान पेपर हो गए। अच्छा, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल इकट्ठे जोड़ने का मतलब है टाइम किलिंग। तो शायद एसबीएफ और कॉर्पोरेट लॉ को साइड पे कर दिया और बाकी 4 पेपर उठा लिए। सवाल ये कि क्या 4 पेपर उठाने चाहिए या नहीं, अब इस पे भी बात करते हैं। हो सकता है 4 पेपर उठाने वाले सैकड़ों लोग पास हो रहे हो, और हो सकता है बहुत ही कम लोग पास हो रहे हो, तो अभी उस तरफ भी जाते हैं। पहली चीज़, ये सवाल ये था कि सब्जेक्ट क्या है, अभी सवाल ये नहीं आया कि मुझे कितने सब्जेक्ट उठाने चाहिए। अब उस सवाल की तरफ भी चलते हैं।